गुड इवनिंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट टू थर्ड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर ऑफ एमसीक्यूज ज्यादा आने हैं, तो इसलिए आप एमसीक्यू पे जितना ज्यादा फोकस करोगे वो आपके लिए उतना प्लस पॉइंट होगा। तो आज जितने भी एमसीक्यू बताए जा रहे हैं, आज 1 to 3 चैप्टर है, इसके आगे आपके जो आगे के 10 चैप्टर हैं उन सब पे हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। इस 30 क्वेश्चंस को आप लोगों को एकदम अच्छे से रट लेना है, साथ ही साथ इस पैटर्न पे जितने क्वेश्चन होंगे वो आपको एकदम तैयार कर लेने हैं। ठीक है, आइए एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा किस चैप्टर से होगा बेटा? वो होगा हमारा सॉल्यूशन से। वो हम लोग किस चैप्टर से बात कर रहे होंगे? फर्स्ट चैप्टर आपका सॉल्यूशन, उससे बात करना है। तो सॉल्यूशन से अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन अ प्योर वाटर, व्हेन अ ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन अ प्योर वाटर, देन ब्लड सेल्स क्या होगा? बिकम व्हाइट इन कलर, श्रिंक, डिफ्यूज इन वाटर या स्वेल्स अप। यहां पे स्वेल्स अप भी कर लीजिएगा, ठीक है, यहां पे आप स्वेल्स अप कर लोगे, ठीक है। तो क्या होगा जब हम ब्लड सेल्स को प्योर वाटर में प्लेस करेंगे? तो क्या होगा बेटा? ड्यू टू डिफ्यूजन ये क्या हो जाएगा आपका? स्वेल्स अप हो जाएगा। ऑस्मोसिस आपने पढ़ रखा है, ऑस्मोसिस से यहां पे आपका क्या होगा? वो फूल जा रहा होगा, यानी स्वेल अप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फॉर अ आइडियल सॉल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ अ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट टू द फॉर्म द सॉल्यूशन इज। आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो मिक्सिंग के लिए जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग इज नेगेटिव, चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग इज पॉजिटिव, चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग इज जीरो, या नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं। तो आप सबको मालूम है कि आइडियल सॉल्यूशन है तो यहां पे जो वॉल्यूम चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? जीरो के इक्वल होगा, यानी उसमें किसी टाइप का कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ रखा है ये चीज, इसलिए यहां पर एमसीक्यूज आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, Which among the following shows the negative deviation? Which among the following shows the negative deviation? आपको किसी इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे ही नहीं, एमसीक्यू में जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखना है कि इस टाइप का ये जो ऑप्शंस है, ऐसे कई ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, इसलिए हर ऑप्शंस पे जो भी आपका नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन या आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं, वो आप जितना ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए प्लस पॉइंट होंगे। तो यहां पर याद रखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव डेविएशन। ऑप्शन में दे रखा है क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, एसीटोन एंड बेंजीन, मेथिल अल्कोहल एंड वाटर, और कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म। तो जब तक आपको एग्जांपल्स नहीं याद होंगे कि कौन सा किस डेविएशन का एग्जांपल है, आप नहीं बता पाओगे। तो याद रखिएगा यहां पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। जो पहला वाला ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, वीडियो खत्म होने के बाद आप सभी कमेंट करके बताओगे कि ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं बी, सी और डी, ये बी, सी और डी जो है ये कौन सा डेविएशन शो कर रहे हैं? ये आइडियल सॉल्यूशन में है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है? अगर नॉन आइडियल है तो नॉन आइडियल में कौन सा कर रहे हैं, अगर आइडियल है तो कौन सा आइडियल है, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एमसीक्यू में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए प्लस पॉइंट होना है। अगला है, इन विच यूनिट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। इसमें से कौन सी यूनिट ऐसी है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है? ऑप्शन है आपका फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी। तो आप सबको याद होगा सर मोलैलिटी होती है, क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं होता है, और वॉल्यूम नहीं है तो वहां पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, यानी मोलैलिटी जो है आपका वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इस चीज पे भी ध्यान देंगे हम लोग। अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, अमलगम जब बना रहे हैं सोडियम और मरकरी का, तो ये एग्जाम्पल है, ये आपका एक एग्जाम्पल है। किस टाइप का एग्जाम्पल है?
किस टाइप का एग्जांपल है वो बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा दे रखा है गैस इन लिक्विड, तीसरा दे रखा है लिक्विड इन गैस और चौथा दे रखा है लिक्विड इन सॉलिड। अब कह रहा है कि अमलगम मरकरी और सोडियम का, तो आपको मालूम है कि सर मरकरी की अगर हम बात करें तो यह लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये बात तो आपको क्लियर है, यानी इसमें जो गैस और सॉलिड है और लिक्विड और गैस है, ये देखो, अगर ये बात जिनको मालूम है उनके लिए ये हो गया कि सर ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मरकरी जो है वो लिक्विड होता है और जो सोडियम है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अब बात आपको ये याद रखनी है कि सॉलिड इन लिक्विड है या लिक्विड इन सॉलिड है, तो याद रखिएगा जो मरकरी विद सोडियम है वो आपका लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ रखा है 9 टाइप का, उसमें ये आपका आ जाता है। एग्जांपल वहां पे दे रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन आप उसको लाइट में लेके आप उसको छोड़ दोगे। याद रखिएगा अगर आपको एमसीक्यू करना बेटा तो आपको बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने बुक रीडिंग नहीं की हुई है तो एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, इसलिए बुक रीडिंग जरूर करो, ये आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3m, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3m फॉस्फोरिक एसिड इज, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3m फॉस्फोरिक एसिड इज, आपको ऑप्शन दे रखा है 0.6, 0.1, 0.9 और 0.5। आपको एक रिलेशन बताया गया है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू आपका होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। आपको एक रिलेशन बताया गया है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू आपका क्या होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। जहां पर आपको बाकी कुछ ना दिया हो, डायरेक्ट मोलैरिटी देके नॉर्मेलिटी पूछ रहा हो या डायरेक्ट नॉर्मेलिटी देके मोलैरिटी पूछ रहा हो, तो वहां पे आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब बात कहानी में ट्विस्ट इस बात पे आती है कि अब आपको अगर इस फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला मालूम होगा तब आप यहां पे निकाल लोगे। सर यहां पे एन फैक्टर क्या होता है वो आप लोगों को बताया जा चुका है। एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्ज। अब कौन से, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, नो मैटर, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी चार्ज हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चार्ज होगा वो आपको एन फैक्टर दिखाएगा। लेकिन जब तक आपको फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं मालूम होगा आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बेटा, H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4, और जैसे ही हम इस फॉस्फोरिक एसिड का एक्वास सॉल्यूशन बनाएंगे ये आपका किसमें टूटेगा, 3 मोल H+ और PO4 3- में, PO4 3- में, यानी यहां पे चार्ज कितना आया, 3 आया, और चार्ज जैसे आपको मिल जाएगा आप नॉर्मेलिटी निकाल लोगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी तो दे रखा है कितना, 0.3 इंटू चार्ज कितना है 3, यानी आंसर कितना हो जाएगा 0.9। तो 0.9 यानी सी वाला ऑप्शन यहां पर आपका सही होना है इस क्वेश्चन के लिए। आप इस पर्टिकुलर से एक, ये तो एक क्वेश्चन है, आप इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। किस बेसिस पे कि सर ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा आप निकाल लोगे। मोलैरिटी दिया होगा तो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी दिया होगा तो मोलैरिटी, डायरेक्ट निकाल लोगे अगर आपको ये वाला फॉर्मूला एट दैट टाइम याद होगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपने इस क्वेश्चन को सुन रखा होगा। द टैंक यूज्ड बाय डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ, जो एयर उसमें भरी होती है उसको हम लोग किससे डाइल्यूटेड करते हैं, तो यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और याद रखने वाला क्वेश्चन है कि सर हीलियम से डाइल्यूट होता है। उसमें क्या भरा होता है, हीलियम गैस भरी होती है, ना कि आर्गन, ना कि नाइट्रोजन, ना ही हाइड्रोजन। दिमाग में बैठा लेंगे, ना ही आर्गन, ना ही नाइट्रोजन, ना ही हाइड्रोजन, इन तीनों नहीं होते हैं। क्या होता है, हीलियम होता है। किसमें, टैंक्स में जो ड्राइवर यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, द रेट एट विच
बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मैंने बोला एमसीक्यू। एमसीक्यू आप तभी लगा पाओगे जब आप किस चीज पर प्रैक्टिस कर रहे होगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होगे बुक की रीडिंग पर। बुक की रीडिंग आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका एमसीक्यू सॉल्व होगा। और आप जानते हो बेटा एमसीक्यू और असरेशन रीजन मिला के आपको 18 नंबर मिल रहे होते हैं। तो एमसीक्यू और असरेशन रीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एकदम नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक बार इस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो वो नंबर आपको नहीं मिल रहा होगा। क्वेश्चन है द रेट एट विच द सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं होता है, कंसंट्रेशन पे, पार्टिकल साइज पे, टेम्परेचर पे या प्रेशर पे। तो सर बिल्कुल सही जवाब है कौन सा, प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं होगा। क्या चीज, द रेट, मतलब जिस रेट से पार्टिकल्स आपके डिसॉल्व हो रहे हैं सॉलिड के, किसमें, किसी भी लिक्विड में, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, बाकी कंसंट्रेशन पे, पार्टिकल के साइज और टेम्परेचर तीनों पे डिपेंड कर रहा होगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन याद रखिएगा कि प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है बट कंसंट्रेशन, पार्टिकल साइज और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवा क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस, the sum of all mole fractions for a mixture is always equal to, एक एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सबको मालूम होगा कि सर द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन का, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन, बाकी और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। आज का सॉल्यूशन के जो 10 क्वेश्चन है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड विल हैव वांट ऑफ फैक्टर 1, किस टाइप के कंपाउंड के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉन ऑफ दीज या नॉन इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन चारों में से किसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। तो याद रखिएगा किसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नॉन ऑफ दीज ऊपर है तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन से कैसे भी मैनेज करके दे देगा, ठीक है। चलो इसके बाद अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। किस पे बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये जो सॉल्यूशन के 10 थे, इसके बाद और भी आपको नंबर ऑफ एमसीक्यूज मिल रहे होंगे, बट इसके साथ साथ आप अपने से भी प्रैक्टिस करते हुए चलिए, क्योंकि एक छोटी सी बात है, प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस आप जितना अच्छे से करोगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। क्वेश्चन दे रखा है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको पर्टिकुलर यही क्वेश्चन याद रखने हैं, इस टाइप के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और उनको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन है अगला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहला एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलाम्ब, किसमें, कूलाम्ब में बताना है, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, for the oxidation of 1 mole of iron oxide to 1 mole of, मतलब आयरन को FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करना है, फेरस और फेरिक। तो याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, FeO को किसमें, Fe2O3 में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज को आप एकदम नोट कर लेना, इस चीज को आप नोट में एकदम नोट कर लीजिएगा, ये तो आपको याद होना चाहिए, क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1 फैरेड के, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1 फैरेड के। और दूसरा पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है क्या, कि 1 फैरेड इज इक्वल टू होता है कितने के, तो 96,487 कूलाम के, 487 कूलाम के, जिसको हम लोग अप्रॉक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय 96,500 कूलाम भी यूज करते,
ठीक है। बट यहां पर हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, इस चीज को याद रखिएगा और इस चीज को समझिएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना और इस चीज को समझना। इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा तो आप आराम से लगा लोगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड को आयरन 2 मतलब FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करना है, दोनों ही आयरन के ऑक्साइड है। अब यहां पर ये जो आयरन है इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा ये है +2, आप निकाल सकते हो। और यहां पर जो आयरन दिख रहा है इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है आपका +3। तो यहां वाले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यानी यहां पर जो आयरन आपका प्रेजेंट है वो किस फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा, Fe2+ के फॉर्मेट में। और Fe2+ वाले को हमको क्या कर देना है, Fe3+ में कन्वर्ट कर देना है। तो Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करने के लिए, Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। यानी हमने अभी बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे, और 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96,487। यानी यहां पर जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो कौन सा है, सी वाला, 96,487 कूलम। जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो भी कंपाउंड दिया हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और वहां से आप उसका आंसर दो। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसी पैटर्न पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिनको जिनको आ रहा है, उसको निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो कि आपके लिए होमवर्क है, जो कि आपको बताना है कि अगर जैसे FeO को Fe2 में ऑक्सीडाइज किया था हमने यहां पे, तो अगर MnO2 को ऑक्सीडाइज करके हम MnO4- बना रहे हैं, MnO2 को ऑक्सीडाइज करके MnO4- बना रहे हैं, तो यहां पर कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, ये आपको इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है कि कितना चार्ज, और वो भी चार्ज कूलाम में बताना है। चार्ज किस में बताओगे, कूलाम में बताओगे कि यहां MnO2 को MnO4- में कन्वर्ट करने के लिए कितने कूलाम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। ये कर लिया, यानी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे। कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो रखा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और जिंक इन द ऑर्डर इन दे डिस्प्लेस each other from the solution of their salt is। 4 ऑर्डर दे रखे हैं, इसमें से कौन सा एक दूसरे सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। याद होगी आप कर लोगे, नहीं याद है तो भी आपके पास बहुत से तरीके हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां से आपको समझ में आएगा हां सर ये बात मुझे पता रहती तो मैं तो कर ही लूंगा। आपने बचपन से यानी क्लास 9-10 से ये रिएक्शन आप लोग देखते आ रहे हो नॉर्मली। कौन सा, जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये जो रिएक्शन है आप बचपन से देखते आ रहे हो और आपको मालूम है जो स्ट्रांग होता है वो उसके सॉल्ट में से उसको डिस्प्लेस कर देता है, यानी जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये रिएक्शन अगर आपको याद है तो आप यहां पर देखो कि जिंक का कॉपर से कम रखा गया, यानी पहला और चौथा वाला ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिंक जो है कॉपर को उसके विलयन में से हटा देगा, उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा, दूसरी चीज, बाकी अब हमारे पास बचे ये 2 ऑप्शन जिसमें जिंक का कॉपर से ज्यादा है। अब लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है कि यहां तक का तो पैटर्न हमको सेम दे रखा है और ये 2 पैटर्न हमारे चेंज है। अब आपको ये बात पता होगी कि आयरन और कॉपर
में किसका ज्यादा होता है तो आप लगा लोगे। और आपने ये वाला भी रिएक्शन देख रखा होगा, कौन सा, आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट गिव आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। नहीं देख रखा है तो आज देख लो और आज याद रख लो, क्या कि आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और जैसे ही सल्फेट के सॉल्यूशन में से निकाल रहा है, इसका मतलब है कि आयरन का जो पावर है वो इससे ज्यादा है, किससे, कॉपर से। या आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उठा के देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि कॉपर के ऊपर है आयरन। यानी यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, सी वाला, कि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर। सबसे कम कौन होगा, कॉपर, और सबसे ज्यादा यहां पर इन पांचों में कौन होगा, मैग्नीशियम होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग एकदम अच्छे से तैयार करके रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन यहां दे रखा है, इन द प्राइमरी बैटरी, इन दी प्राइमरी बैटरी, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही होने हैं, क्या, द रिएक्शन अकर ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कांट बी रीयूज्ड अगेन, या द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड आफ्टर यूज इट कैन बी रिचार्ज्ड एंड रीयूज्ड अगेन। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, द रिएक्शन इज रिवर्स्ड periodically and after use over a period of time and so can reused again, दोबारा उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, इलेक्ट्रोज रिएक्शंस कैन बी रिवर्स्ड बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आप हर बच्चे को यह बात याद होगी अगर उसने पढ़ रखा है कि जो प्राइमरी बैटरी है वो एक बार यूज होने के बाद उसको रीयूज नहीं किया जा सकता, यानी वो यूजलेस हो जाएगी, लाइक जो हम लोग लिक्को फेको पेन यूज करते हैं उसकी तरह। यानी यहां पर हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये सही है, द रिएक्शन अकर ओनली वंस, एक ही बार होगा, एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितनी उसकी लिमिट है उतना चलने के बाद इट बिकम्स डेड, वो मर जाएगा, मतलब उसके बाद वो चार्ज नहीं कर सकते और ना ही कांट बी रीयूज्ड अगेन, और उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एकदम समझते हुए चलिएगा, और जिन जिन टॉपिक पे क्वेश्चंस हैं उन टॉपिक्स को बेटा बहुत ही मतलब एकदम आप उसको जितना डीपली पढ़ सकते हो उतना डीपली आपको उसको पढ़ लेना, जिन जिन टॉपिक्स पे आपको यहां पे एमसीक्यू दे रखे हैं। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वास सॉल्यूशन इज। चार ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होगी, 0.1 m एसिटिक एसिड की, 0.1 m क्लोरो एसिटिक एसिड की, 0.1 m फ्लोरो एसिटिक एसिड की, या 0.1 m डाई फ्लोरो एसिटिक एसिड की। किसकी सबसे ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन सबका सेम दे रखा है, कंसंट्रेशन सबका सेम दे रखा है, तो किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो याद रखिएगा क्या कि ये जो हमारा डाई फ्लोरो एसिटिक एसिड है इसका। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड होता है, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ रखा होगा अल्कोहल वाले चैप्टर में, कि जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किसी भी कम एलिमेंट से लगता है तो उसकी एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, और यहां पे क्लोरीन, फ्लोरीन और डाईफ्लोरीन यानी दो दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग रखे हैं, तो डाईफ्लोरो एसिटिक एसिड का जो होगा एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन दिखाएगा, तो जिसकी एसिडिटी ज्यादा उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ, रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ, रस्ट किसका मिक्सचर है, FeO एंड FeO3 का, FeOH का होल थ्राइस, Fe2O3 एंड FeOH का होल थ्राइस, Fe3O4 एंड FeOH का होल थ्राइस, या FeO एंड FeOH का होल ट्वाइस। तो याद रखना है आपको, रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड FeOH का होल थ्राइस। MCQ कहीं से भी किसी भी पॉइंट से उठा के पूछा जा सकता है। इस नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, इस पे भी आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ
रस्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ये आपको कमेंट करके बताना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसका भी जितने बच्चे देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएंगे कि सर द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज दैट। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे कि रस्ट का ये फॉर्मूला होता है और मैं चेक करूंगा। उसके बाद आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसी हिसाब से सेट किए जाएंगे। जिस भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा उसके अकॉर्डिंग आप वो भी कमेंट करो कि सर इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट एमसीक्यूज है तो प्रैक्टिस जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अ करंट ऑफ 0.5 ampere when passed through AgNO3 solution for 193 second deposited 0.108 gram of silver Ag. The equivalent weight of Ag is, Ag का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इस सॉल्यूशन में, ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब याद रखो एक बात, इसको हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना सॉल्व किए, क्योंकि एमसीक्यू है, आप सॉल्व करके टाइम वेस्ट करोगे तो भी 1 नंबर मिलना है, बट सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके भी निकाल लेंगे, बट बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर कुछ बच्चे बता सकते हैं। कौन बच्चे बता सकते हैं? जिनको याद होगा क्या, मास ऑफ एजी। अब जिनको मास ऑफ एजी याद है, समझिएगा, मास ऑफ एजी जिनको याद है कि सर एजी का जो मास होता है वो अप्रॉक्स में 108 के इक्वल होता है। अब ये बात जिनको याद होगी उनके लिए क्या प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर से क्वेश्चन आपने देख रखा है कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन लगा रखा है तो उसमें सिल्वर का बहुत ज्यादा यूज किया है, तो सिल्वर एजी पे हमको पूरा फोकस करना है। कॉपर का यूज किया है, कॉपर पे हमको फोकस करना है। जिंक का यूज है, जिंक पे हमको फोकस करना है। उससे रिलेटेड जितनी ज्यादा चीजें हैं हम पता कर लेंगे। अच्छा, अब यहां पर बात समझो, एजी का होता है 108 और यहां पर जो कंपाउंड दे रखा है, आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट निकालना है, और इक्विवेलेंट वेट बराबर जानते हैं हम, क्या जानते हैं, वी नो क्या, कि जो हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो इक्वल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में चार्ज के। किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में चार्ज के इक्वल होता है। और जैसे ही आपको ये बात मालूम होगी, इस कंपाउंड में जो मेटल दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर मास अगर आपको याद है 108 है, तो आप बिल्कुल आराम से यहां पर निकाल लोगे क्या, कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाय चार्ज, डिवाइडेड बाय चार्ज। और चार्ज जब आप AgNO3 लोगे, बेटा देखो AgNO3 लोगे और इसको ब्रेक करोगे तो ये Ag प्लस और NO3 माइनस में ब्रेक होगा। किसमें ब्रेक होगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में ब्रेक होगा। यानी यहां पर Ag के ऊपर चार्ज कितना है, +1 का, और 108 में जब आप 1 से डिवाइड करोगे आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 108 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, 108 आ रहा होगा। यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही होना है। बिना कैलकुलेशन के आप बता सकते हो, कब, जब आप इस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस होगा, इस सिल्वर पे प्रैक्टिस होगा, सिल्वर का मास याद होगा तब। अदरवाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं सॉल्व कर नहीं रहा, मैं यहां ऑप्शन बता दिया और मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं। फॉर्मूला आप लोग जानते हो, फैराडे के लॉ से ये सॉल्व हो रहा है, यानी फैराडे लॉ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फैराडे लॉ को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फैराडे के लॉ से देखो यहां पर आप जान रहे हो, W इज इक्वल्स टू EIT अपॉन में F, EIT अपॉन में F, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे जो वैल्यूज दे रखी हैं उसको पुट करो, सॉल्व करो, और आंसर आपका 108 ही आ रहा होगा।
F की वैल्यू अभी आपको बताई 96,500, रख के कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना 108। बट सिंपल और लॉजिकल तरीका क्या है हमारे पास, प्रैक्टिस। अगर हमने प्रैक्टिस कर रखी है, हमको याद है कि Ag का 108 होता है, तो इस दिए गए कंपाउंड में Ag के ऊपर चार्ज +1 आना है, बाकी आप यहां पर निकाल लोगे। पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी, टाइम बचेगा, नंबर पूरा मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है ये, क्या कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड टेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्विंग इन अ हाफ सेल इज। जो कंसंट्रेशन हम लोग मेजर करते हैं वो किससे निकाला जाता है, 2m लेके, 3m लेके, 1m लेके या 4m लेके। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन कितना रखते हैं, 1m रखते हैं। कंसंट्रेशन कितना होता है, 1m होता है, ना ही 2, ना ही 3, ना ही 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही ध्यान समझिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या है क्वेश्चन कि 96,500 कूलम, फेराडे ही है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि फेराडे की वैल्यू कहीं कहीं 96,487 मिलेगा और कहीं कहीं 96,500 मिलेगा। तो ऑप्शंस पे प्रैक्टिस करनी है हमको। अच्छा, क्या कह रहा है कि 96,500 कूलम डिपॉजिटेड 1.07.9 ग्राम ऑफ Ag। अभी हम लोगों ने Ag का रखा था ना 108। Ag मैंने क्यों बोला याद रखने के लिए, क्योंकि ये कई बार हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज हो रहा होता है। Ag याद रख लो कि 108 होता है, ठीक। फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इफ E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमको कैलकुलेट करके बताना है कितने होंगे, ठीक है। अब आप देखिए E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और आप जानते हो 1 मोल किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, यानी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगैड्रो नंबर के क्या होता है, बराबर होता है। और आप ये बात भी जान रहे हो कि सर हमारा जो सिल्वर है, अगर Ag+ को Ag में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो इस Ag+ को Ag में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना होगा, इस Ag+ में एक इलेक्ट्रॉन डालना होगा। Ag+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। इलेक्ट्रॉन के कितने मोल मिले बेटा, 1 मोल। कितना मोल मिला, 1 मोल से ये आपका Ag मिल रहा होगा, यानी 1 मोल के लिए वैल्यू कितनी होगी, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर यही Ag की जगह कोई दूसरा एलिमेंट ले रखा होता, यहां पर Ag की जगह किसको दे रखा होता, जिंक दे रखा होता, तो जिंक पे हम जानते हैं जिंक पे होता है 2+ चार्ज, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते और हमको क्या मिलता, फिर जिंक डिपॉजिट हो रहा होता, कितना क्या क्यों, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होता। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 मोल, और 2 मोल का मतलब हो गया इंटू 2 कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किसके मूवमेंट की वजह से होता है, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम या इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एटम। सिल्वर का एटम गया ना, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एटम्स, ना ही आयंस, ना ही मॉलिक्यूल्स, ना ही इलेक्ट्रॉन्स। आ जाओ नेक्स्ट। The SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस आर। SI यूनिट क्या होता है,
तो आपको याद होगा क्या होता है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मीटर में दे रखा है तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर आप जानते हो साइमन को हम लोग ओम इनवर्स भी लिखते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ढेर सारे यूनिट्स मतलब कन्वर्जन है साइमन ओम इनवर्स में, तो मीटर सेंटीमीटर जिसमें दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहां पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन जो थे वो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थे। इसी तरीके से बाकी और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अब अगला जो है वो हमारा केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। कहां से क्वेश्चन है बेटा? केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को नोट करके इस टाइप के जितने क्वेश्चन और जिन जिन टॉपिक से स्पेशली क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग उन टॉपिक्स पे तो आप लोगों को बेटा एकदम डीपली स्टडी करनी है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना है तो। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप तैयार कर सकते हो केमिस्ट्री पूरी एकदम आराम से। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इक्वल टू, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है हाफ लाइफ? 4 ऑप्शन है, बिना सोचे पहले पे टिक कर देना है, क्योंकि सर हमने पढ़ रखा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 बाई के। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो 0.693 बाई के वाला ऑप्शन हमारा सही है, उस पर हमको टिक कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। The rate of reaction can be measured as, the rate of reaction can be measured as क्या क्या है? पहला कैसे मेजर करते हैं? ऑप्शन दे रखा है, rate of reaction can be measured in terms of rate of disappearance of reactant और rate of appearance of product। दूसरा ऑप्शन है rate of appearance of the product, थर्ड ऑप्शन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, एंड फोर्थ वन इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग भी कमेंट करो एक बार, कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही, कौन सा ऑप्शन है? बिना सोचना ही नहीं है सर, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। दोनों में से कुछ भी पता रहेगा तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज, द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे कौन सा रेट डिपेंड नहीं करता है? 0 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर? ठीक है, सेकेंड ऑर्डर। कौन सा? तो सर 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है आपका किस पे? रेट, कंसंट्रेशन पे। किस पे? कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। 0 ऑर्डर रिएक्शन आपने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन नंबर, मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी जो होती है, यानी देखो एमसीक्यू जिन जिन टॉपिक से उन टॉपिक को आप जरूर पढ़ लेना बेटा, नहीं तो बहुत ही पछताओगे। और आपने एक कहावत सुन रखी होगी, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो 27 को एग्जाम है, उस 27 से पहले आप लोग पूरा डीपली स्टडी कर लो और एक एक टॉपिक को केमिस्ट्री का स्पेशली अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लो। तो क्या कह रहा है कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, पहला कांट बी लेस देन 2, कैन हैव अ फ्रैक्शनल वैल्यू, इज ऑलवेज अ होल नंबर, कैन बी 0। तो मॉलिक्युलरिटी आपकी क्या होती है? इज ऑलवेज अ होल नंबर। मॉलिक्युलरिटी जब भी आएगी वो होल नंबर में होगी। ऐसा नहीं है कि 2 से कम ही होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। 0 तो कभी होगा ही नहीं, और फ्रैक्शन में नहीं होता है, हमेशा किस में होता है? होल नंबर में होता है। चलिए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज क्या है बेटा? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, एनर्जी इवॉल्व व्हेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड,
थर्ड वन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द बैरियर, और फोर्थ वन है आपका है द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन। यहां पर देखो थोड़ा सा वो हो गया, यहां पे 3 नहीं है ना, ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो कौन सा बिल्कुल सही आप लोगों ने सोच रखा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द बैरियर, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो थोड़ी सी एनर्जी मिली और रिएक्शन अकर हो जाए। तो बैरियर तक पहुंचने के लिए जो आता है ओवरकम टू द बैरियर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, इफ 75% of a first order reaction was completed in 32 minutes, 75% of a first order reaction was completed in 32 minutes, then 50% of the reaction was completed in, तो 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा होगा। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, अगर याद होगा तो आप लोग कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। नोट की चीज है, क्योंकि नोट की चीज अगर आपको याद होगी तब आप रिएक्शन, अदरवाइज अगर आपने पढ़ रखा है, आपने तैयार कर रखा है, तो आप क्या करोगे, एक बार 75% से निकालोगे के की वैल्यू, फिर उस के की वैल्यू यहां पर पुट करके 50% की वैल्यू निकालोगे। लेकिन कितना टाइम लग रहा है, तो इसके लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, एक रिलेशन पढ़ रखा होगा। कौन सा रिलेशन पढ़ रखा होगा कि T3/4 इज इक्वल्स टू 2 times of T12। पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं पढ़ रखा है बेटा तो अब भी पढ़ लो, और ऐसे जो डेरिवेशंस हैं जिसमें रिलेशंस प्रूफ करने हैं उनको तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। तो आपने पढ़ रखा होगा T3/4 इज इक्वल टू 2 times of T12, और किसी भी चीज का 3/4 कितना होता है, 75%। किसी भी चीज का 3/4 कितना होता है, 75%। और हम जानते हैं T12 इज इक्वल टू क्या होता है, 50%। T12 इज इक्वल टू क्या होता है, 50%। जिनको ये रिलेशन याद होगा और ये कॉन्सेप्ट याद होगा कि किसी भी चीज का 3/4 का मतलब 75%, वो इसका आंसर बिना सोचे टिक करेंगे सर 16 मिनट। क्यों? क्योंकि 75% कंप्लीट होने में 32 मिनट्स लग रहा है, 75% कंप्लीट होने में 32 मिनट्स लग रहा है, तो 50% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, तो 75 के लिए 32, तो 50 के लिए तो 2 से डिवाइड कर दिया, 32 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60। बाकी सॉरी, बाकी आपके पास नॉर्मल भी कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल फॉर्मूले पे रखे, लेकिन वो टाइम वेस्टेज, टाइम बचाना है तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। कुछ हार्ड नहीं है, और स्पेशली केमिस्ट्री तो एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में केवल 10 चैप्टर हैं, और 10 चैप्टर से आप लोग सेलेक्टेड चीजें पढ़ लो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो बोर्ड में। इसलिए बेटा जो जो टॉपिक बता रहे हैं, जिन जिन टॉपिक पे एमसीक्यू है, उन टॉपिक के स्टडी आप लोग जरूर कर लो, अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हो तो। यह बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। आइए, द कांस्टेंट के, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये। द कांस्टेंट के यूज इन अ रेट इक्वेशन इज नोन एज, द कांस्टेंट के यूज इन अ रेट इक्वेशन इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? डिस्टेंस कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट, या ऑर्डर कांस्टेंट। जो हम लोग कांस्टेंट के का यूज कर रहे होते हैं रेट इक्वेशन में, रेट इक्वेशन में वो क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट, वेलोसिटी, रिएक्शन या ऑर्डर। तो रेट है ना,
रेट का मतलब क्या होगा सर, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। जो k होता है रेट इक्वेशन में वो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऑर्डर नहीं, ना ही रिएक्शन, ना ही डिस्टेंस। याद करने वाली चीजें अगर याद होंगी तो आप कर लोगे, याद होंगी तो आप कर लोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 एमसीक्यू में लेके आए हैं, बट ये आपको न्यूमेरिकल में 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है, नो डाउट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने बोल रखा है, पढ़ लो। क्या है क्वेश्चन? द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट अ टेम्परेचर 200 केल्विन इज 10 times less than the rate constant at 400 Kelvin. 10 times less than the 400 Kelvin. The activation energy of the reaction is, the activation energy of the reaction is, उसकी activation energy क्या होगी? तो याद रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, log K2/K1, log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन में 2.303 R, 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2, ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। इस फॉर्मूले के यूज से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। R की वैल्यू नहीं रखनी है, पुट करके आंसर ले आना है। आप सॉल्व करके आंसर ले आओगे। मैं यहां पर आंसर आपको बता दे रहा हूं, कौन सा है, बी वाला है, 921.2 R। जिन बच्चों का आंसर आ जाएगा इस पे रख के सॉल्व करने पे, वो कमेंट कर देंगे यस सर आ गया है। जिनका नहीं आएगा वो ये भी कमेंट करेंगे सर इस फॉर्मूले पे रखा, क्वेश्चंस की वैल्यू को रखा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको करा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको करा दूंगा। याद रखिएगा इस चीज को। आंसर यहां पे 921.2 R होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द minimum amount of energy required by the reacting molecule, the minimum amount of energy required by the reacting molecule at the time of the collision, at the time of the collision in order to produce effective collision is called, is order to produce effective collision is called, क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही जवाब यहां पे है कि सर उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एमसीक्यू है बट थ्योरेटिकल में भी नंबर दिला देगा। याद रखिएगा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है, इफ 50% of a sample of a compound is decomposed in 120 मिनट, कितने देर में डिकम्पोज हो रहा है, 120 मिनट में डिकम्पोज हो रहा है, then the time taken for 99.9% completion। तो 99.9% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। यहां पर भी एक रिलेशन है जो आपने पढ़ रखा होगा, उसको भी नोट में नोट कर लेना, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो बिना कैलकुलेशन के आप आंसर कर सकते हो बेटा, अदरवाइज कैलकुलेशन से तो आप सॉल्व कर ही लोगे। बिना कैलकुलेशन के कैसे आंसर लगाओगे, तो नोट में आप इस पॉइंट को याद रखे होगे, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि T 99.9 is equals to 10 times of T half। इस रिलेशन को जिन बच्चों ने पढ़ रखा है प्रैक्टिस कर लेना, इस पे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, तो आपका टाइम बचेगा और आपका आंसर आएगा कि T 99.9% जो कंप्लीटेशन में जो टाइम लगता है वो 10 टाइम्स होता है T हाफ का। यानी यहां पे T हाफ दे रखा है 120 मिनट,
तो 99% कंप्लीट होने 99.9% कंप्लीट होने में कितना लगेगा? इस 120 मिनट में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1200 मिनट। कितना टाइम लग रहा होगा? 1200 मिनट। ठीक है, ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के लिए, पहले 3 चैप्टर से। बाकी आगे के चैप्टर से आपको क्वेश्चंस इसी तरीके से मैं देता रहूंगा। बाकी बीच बीच में जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसको आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ जिस क्वेश्चन में भी कोई भी डाउट होगा वो भी आप कमेंट कर लोगे, और आगे के वीडियो आपको डायरेक्ट मिलते रहे, इसलिए एक बार चैनल को शेयर, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, ये 3 चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ सेशन को शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों तक, क्योंकि ऐसे ही कंटिन्यू क्वेश्चंस आपको मैं फरवरी में आपको लगातार देता रहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक